थोड़ा सा एक और देख लो ज़रा सा फोटो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -78 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर है 1 atm। ठीक है भाई। चलो इसके बारे में सेम टू सेम जो पानी की कहानी है ना, वही कहानी होगी, मैं आपको ओरली बोल के बता देता हूँ। ठीक है, मुंह से बोल के मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, चलो देखो भाई, CO2 में 3 प्रावस्थाएं ठोस, द्रव व गैस होती है, जिनके मध्य साम्य निम्न प्रकार से हो सकते हैं। फिर ये साम्य आप लिख लेना वहाँ पे कि इस प्रकार के साम्य उनके बीच में हो सकते हैं। ठीक है, फोटो आप बना लोगे पहले। अब आप लिखो CO2 तंत्र में मित स्थायी वक्र अनुपस्थित होता है, ध्यान रखना। और इस तंत्र में 3 क्षेत्र हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे मित स्थायी वक्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है, ध्यान रखना। CO2 तंत्र में मित स्थायी वक्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है। याद रख लेना भाई, पानी में उपस्थित है, इसमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अब आप वक्रों की बात करते हो, सबसे पहले किसकी बात करोगे? वक्र की। तो पहला वक्र कौन सा है? वक्र AOBD। कौन सा वक्र है? AOBD। AOBD कौन सी प्रावस्था है इसमें? ठोस प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था है इसमें? ठोस प्रावस्था इसमें क्या है? उपस्थित है भाई, ध्यान रखना। कौन सी प्रावस्था उपस्थित है? ठोस। दूसरा कौन सा आएगा आपका? वक्र BOC। कौन सी प्रावस्था? द्रव प्रावस्था। ठीक है, जो पीछे कैलकुलेट किया वो वही कैलकुलेट करना है। तीसरा वक्र वक्र नहीं, क्षेत्र। सॉरी क्षेत्र की बात हो रही है भाई, वक्र नहीं, क्षेत्र। एक बार बात किसकी करें अपन? क्षेत्रों की, फिर करेंगे वक्रों की। ठीक है ना? तो अब क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो AOCE कौन सा? गैस प्रावस्था। अब देखो एक ही प्रावस्था उपस्थित है, प्रावस्था एक ही उपस्थित है, कंपोनेंट एक ही होगा। एक घट के तंत्र है, प्रावस्था भी एक, C की वैल्यू भी एक, P की वैल्यू भी एक, F की वैल्यू कितनी जाएगी? 2 आ जाएगी। तो आप कह देना कि इस क्षेत्र में जो तंत्र है वो द्विचर है। कैसा है? द्विचर है। ठीक है, ओके, मैं बोल के बता देता हूँ भाई। क्षेत्र AOBD, इस क्षेत्र में ठोस प्रावस्था उपस्थित होती है तथा एक घट के तंत्र होने के कारण ये द्विचर होता है। सिमिलरली ऐसे ही आप आगे औरों के लिए लिख दोगे। इसके बाद में वक्रों की बात करते हैं अपन। इसके बाद में किसकी बात करते हैं? वक्रों की बात अपन करते हैं। अरे वक्र वही यार, सेम टू सेम, बस इसमें एक कहानी हो गई कि मित स्थायी साम्य क्या हो गया? इसमें अनुपस्थित हो गया। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं? वक्रों की। तो आप वही कहोगे, पहला वक्र OA कौन सा है बोलो? ठोस किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। ठोस किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। ठोस को गर्म करने पर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, ऊर्ध्वपातन कहते हैं उसको। क्या कहते हो? ऊर्ध्वपातन। तो क्या कहोगे आप? ऊर्ध्वपातन वक्र। क्या कहोगे? ऊर्ध्वपातन वक्र। मतलब यहाँ पे कौन कौन प्रावसाम्य में? ठोस प्रावस्था साम्य में किसके साथ? गैस के साथ। ये भी आप लिखोगे। अब यहाँ पे बोलो C की वैल्यू तो 1 है ही, P की वैल्यू कितनी आ गई? 2, तो F की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्या कह दोगे? तंत्र, इस वक्र पे जो तंत्र है वो कैसा है? एक चर है। तंत्र कैसा है? एक चर है। सिमिलरली दूसरा वक्र कौन सा लोगे? OB। जो OB वक्र है ये रहा, OB वक्र। ठोस और द्रव। ठोस किस में कन्वर्ट हो रहा है? द्रव में। ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है, गलन कहते हैं क्या उसको? गलन। तो क्या कहोगे? गलन वक्र। क्या होगा आपका? गलन वक्र होगा। जो ठोस है, और यहाँ पे कहते हैं ना कि यहाँ पे ठोस और द्रव, इन दोनों के बीच में क्या होता है? ठोस CO2 और द्रव CO2 के बीच में साम्य होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? C = 1, P = 2, F = 1 आ जाएगा। क्या कहोगे? तंत्र एक चर है। यहाँ भी तंत्र क्या है? एक चर है। तीसरा और देख लो, वक्र OC। कौन सा बच गया? वाष्पन वक्र।
खुद देख लो रे भाई, यहाँ पे जो द्रव है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। द्रव किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। ठीक है, C इज इक्वल टू तो 1 है ही, यहाँ पे P इज इक्वल टू 2 है, गैस अवस्था और द्रव प्रावस्था। तो F इज इक्वल टू कितना आएगा, F इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तंत्र कैसा है, एक चर है। बैठा दिमाग में। वक्र पहचानना है, क्षेत्र पहचानना है, वक्र पहचानना है, क्षेत्र पहचानना है, ट्रिपलेट पॉइंट पहचानना है, त्रिक बिंदु भी आपको यहाँ पे पहचानना है। तो इसके बाद में अपना अगला पॉइंट क्या होगा, त्रिक बिंदु। क्या होगा, त्रिक बिंदु। ठीक है, त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु पे क्या होता है, बोलो बोलो रे। जो त्रिक बिंदु है उसके ऊपर C इज इक्वल टू 1 होगा ही होगा, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, कि यहाँ पे जो तीनों प्रावस्थाएं हैं वो किस में आ जाएगी, साम्य में आ जाएगी। तीनों प्रावस्थाएं किस में आ जाएगी, साम्य में आ जाएगी। तो ये बोलो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू C माइनस का P प्लस का 2, F इज इक्वल टू 1 माइनस का 3 प्लस का 2, F इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। क्या कह सकते हो, त्रिक बिंदु पर तंत्र, त्रिक बिंदु पर त्रिक बिंदु पर तंत्र कैसा होता है, अचर होता है। तंत्र कैसा होता है, अचर होता है। ठीक, बोल देता हूँ त्रिक बिंदु के बारे में एक दो बात आपको। इस आरेख में एक त्रिक बिंदु होता है जिसे O से प्रदर्शित किया गया है। इस बिंदु पर ठोस, द्रव व वाष्प तीनों प्रावस्थाएं साम्य में होती है। इसको एक घट के तंत्रों के लिए प्रावस्था नियम से आप पढ़ लोगे। अर्थात त्रिक बिंदु पर तंत्र क्या होता है, तंत्र क्या होता है, अचर होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपका अगला, सबसे इम्पोर्टेंट आपका अगला है गंधक तंत्र। कौन सा, गंधक तंत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। अगला आपका कौन सा होगा, गंधक तंत्र। ठीक है भाई, कौन सा होगा, गंधक तंत्र। इसको आप और क्या कह सकते हो, सल्फर तंत्र। पॉइंट नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। देखो होता क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सल्फर की 4 प्रावस्थाएं होती है। यहाँ पे सल्फर की 4 प्रावस्थाएं होती है। एक तो रोम्बोइडल सल्फर, एक मोनोक्लिनिक सल्फर, अभी हिंदी में बताता हूँ क्या बोलते हैं लेकिन मेरे को इंग्लिश में याद है। एक तो रोम्बोइडल सल्फर, एक मोनोक्लिनिक सल्फर, एक होता है आपका लिक्विड सल्फर, एक होता है आपका वेपोराइज सल्फर, मतलब वाष्पीकृत सल्फर, द्रव्य सल्फर, और मोनोक्लिनिक एक कंताक सल्फर और विषम लंबाक सल्फर। 4 प्रावस्थाएं होती है। ठीक है, क्या होती है, यहाँ पे प्रावस्थाओं की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और अपन पढ़ रहे हैं कि घटक कौन सा है, एक घट के तंत्र पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। अपन फिलहाल कौन सा पढ़ रहे हैं, एक घट के तंत्र ही पढ़ रहे हैं फिलहाल। ये लास्ट है उसका, एक घट के तंत्र का। एक घट के तंत्र का सल्फर क्या है, लास्ट है। इसके बाद में अपन द्विघट के तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में अपन केवल लास्ट है वो, फिर चैप्टर अपना मतलब ये फेज वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे अपन, द्विघट के तंत्र पढ़ेंगे। तो वहाँ पे एक घट के तंत्र के लिए C की वैल्यू 1 हो गई, P की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना चाहा, C माइनस का P प्लस का 2। बोलो F इज इक्वल टू क्या आ गया, C की वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 4 आ गई, प्लस का 2। तो F की वैल्यू कितनी आ गई रहे, माइनस का 1 आ गया। तो आप क्या कह सकते हो, जो कि संभव नहीं है, ये क्या है आपका, संभव नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो कि जो आपका सल्फर तंत्र है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कह सकते हो, आप कह सकते हो ना। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, ये तो एग्जिस्ट करता है, सल्फर तंत्र तो एग्जिस्ट करता है। जब हम गिब्स के प्रावस्था नियम से देखते हैं, एक घट के तंत्र के लिए जब 4 प्रावस्थाएं, आपको पता है सल्फर की 4 प्रावस्थाएं होती है, अभी मैंने बता दिया, फिर से बता देता हूँ। पहली विषम लंबाक सल्फर, दूसरा एकंताक सल्फर, तीसरा कौन सा होगा, तीसरा आपका होगा द्रव सल्फर, चौथा होगा वाष्प सल्फर। ठीक है, ये 4 प्रावस्थाएं होती है। जब हम देखा तो 4 प्रावस्थाएं और एक घटक के लिए हमने देखा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता कोटि कितनी आ गई, -1, जो कि संभव नहीं होती। तो फिर एक्सपेरिमेंट लिए देखा गया
कि यहाँ पे जो आपका वाष्प सल्फर है और जो आपका द्रव सल्फर है, ठीक है, ये 444 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे दोनों में एक साम्य अवस्था पाया जाता है। और वहाँ पे जो द्रव सल्फर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पे आपको एक ही प्रावस्था मिल जाती है। जो द्रव सल्फर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पे आपको एक ही प्रावस्था मिलती है। इसलिए वहाँ पे फिर प्रावस्थाओं का मान कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। फिर प्रावस्थाओं का मान कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, और वो ट्रिपलेट पॉइंट आ जाएगा, ट्रिपल पॉइंट आ जाएगा, जिसको आप त्रिक बिंदु कहते हो। और वहाँ पे एफ का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर पी की वैल्यू आप 3 लोगे तो 3 माइनस का 3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ध्यान रखना। अब इसमें ये जो कहानी है इसको अपन एक बार ओरली लिख लेते हैं, फिर इसका जो ग्राफ है वो बना के अपने उसको समझते हैं। ग्राफ इसका थोड़ा सा औरों से डिफरेंट है भाई, ठीक है। तो लिखो, आप एक लाइन लिख लो। सल्फर तंत्र में सल्फर की 4 प्रावस्थाएं, सल्फर तंत्र में सल्फर की 4 प्रावस्थाएं कौन सी, पहली ठोस, विषम लंबाक्ष, ठोस विषम लंबाक्ष सल्फर, क्या कहोगे, सॉलिड रोम्बोहेड्रल सल्फर, इसको आप कहोगे RH, सॉरी SH। सल्फर को S से रिप्रेजेंट करते हैं ना, रोम्बोहेड्रल कर रहे हो ना, SR, ठीक है। ओके, सेकंड कौन सा होगा, ठोस एकंताक्ष सल्फर, सॉलिड मोनोक्लिनिक सल्फर, रिप्रेजेंट कैसे करते हो इसको, SM, मोनोक्लिनिक का मतलब SM। तीसरा द्रव सल्फर, द्रव सल्फर, लिक्विड सल्फर, ठीक भाई, लिक्विड सल्फर किससे रिप्रेजेंट करोगे, SL से, SL से रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। चौथा कौन सा होगा, वाष्प सल्फर, कौन सा होगा, वाष्प सल्फर, वेपर सल्फर, क्या कहोगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, SV से। किस रिप्रेजेंट करते हैं, SV से। तो अपने पास इस जो सल्फर तंत्र होता है इसमें 4 प्रावस्थाएं पाई जाती है, कौन कौन सी, सबसे पहले तो SR, SM, SL, SV, ये 4 प्रावस्थाएं अपने पास पाई जाती है। तो अगर अपन एक घटकीय तंत्र के लिए जो प्रावस्था नियम था गिब्स का वो लगाते हैं तो अपने पास बोलो क्या आएगा, क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, -1 आएगा। स्वतंत्रता कोटि कितनी आएगी, -1। वहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं। तो एक बार मैं ओरली बोलता हूँ, ठीक है। सल्फर तंत्र में सल्फर की 4 प्रावस्थाएं, ठोस विषम लंबाक्ष, ठोस एकंताक्ष, द्रव गंधक और वाष्प सल्फर, ठीक है। क्योंकि ये एक घटकीय तंत्र है अतः इसके लिए, क्योंकि यह एक घटकीय तंत्र है अतः इसके लिए बोलो क्या होगा, F इसके लिए P इक्वल टू कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, और C इक्वल टू कितना हो रहा है, F हो रहा है। अतः गिब्स के प्रावस्था नियम से, गिब्स के प्रावस्था नियम से, ठीक है, क्या कहता था, F इक्वल टू C माइनस का P प्लस का 2, F इक्वल टू C की वैल्यू 1 माइनस का 4 प्लस का 2, F इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 1, जो कि संभव नहीं है,
जो कि संभव नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है भाई, ओके। अब आगे लिखो आप। क्या करते हैं, -1 तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा था ना, इसको गर्म जब हम करेंगे तो जो द्रव सल्फर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहाँ पे दोनों की एक ही अवस्था अपने को मिल जाएगी। तो मैं अब बोल रहा हूँ, आगे लिखना आप। F बराबर -1 आता है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी अवस्था में ये चारों प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में नहीं रह सकती। किसी भी अवस्था में ये चारों प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में नहीं रह सकती, क्योंकि स्वतंत्रता की कोटि का न्यूनतम मान 0 होता है। भाई इससे कम नहीं हो सकता। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि स्वतंत्रता की कोटि का न्यूनतम मान 0 होता है। तो प्रावस्था नियम के अनुसार P बराबर 3, हमें पता है न्यूनतम मान, डिग्री ऑफ फ्रीडम का न्यूनतम मान F बराबर कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। और ये तभी आ सकता है एक के तंत्र के लिए जब P बराबर कितना हो, 3 हो। ठीक है, जब P बराबर 3 हो, ठीक है, 0 होगा तो प्रावस्था नियम के अनुसार P बराबर 3 ही होगा। आगे लिखना आप। रोम्बिक सल्फर मतलब विषम लंबाक सल्फर स्थायी होती है। विषम लंबाक सल्फर स्थायी होती है, जो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रोम्बिक सल्फर स्थायी होती है, जो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किस में कन्वर्ट हो जाती है, एकंताक, जो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एकंताक सल्फर में बदल जाता है या बदल जाती है। जो विषम लंबाक सल्फर है वो स्थायी होती है तथा 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किस में बदल जाती है, एकंताक सल्फर में बदल जाती है। ठीक है, आगे लिखो। 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर केवल SM का मतलब एकंताक सल्फर का ही अस्तित्व होता है। 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर केवल SM मोनोक्लिनिक सल्फर का ही क्या होता है, अस्तित्व होता है। लेकिन यदि 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ठंडा करते हैं तो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ठंडा करते हैं तो SR का अस्तित्व होता है। SR रोम्बो सल्फर। एक बार इतना समझना, हमने ये कहा कि जो आपका विषम लंबाक सल्फर होता है ये स्थायी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्थायी होता है। और 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या इससे ज़्यादा ताप पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एकंताक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो आपका SR है, रोम्बो है, डल सल्फर है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट बदल जाता है। ठीक है, अब 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ताप पर तो ये क्या होता है, आपका एकंताक सल्फर क्या होता है, स्थायी होता है। लेकिन जब हम इसे 95.6 से कम ताप पर ठंडा करते हैं तो फिर वापस से कौन सी अवस्था का स्थायित्व आ जाता है, विषम लंबाक सल्फर का क्या आ जाता है, स्थायित्व आ जाता है, अस्तित्व आ जाता है। ठीक है, ओके, आगे लिखो। अर्थात 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दोनों अवस्थाएं स्थायी होती है। 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दोनों अवस्थाएं स्थायी होती है और इसे संक्रमण ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण ताप इसे कहते हैं। आप एक बना लो। सबसे पहले जो SR है और जो SM है, उन दोनों के बीच में 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। फिर SM और SL ये होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और SL और SV यहाँ पे होता है 444 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये आपका यूनि डायरेक्शनल हो जाता है। यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, ये क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल। मतलब जो लिक्विड सल्फर है आपका,
जो आपका द्रव सल्फर है वो पूर्ण रूप से किस में बदल जाता है, पूर्ण रूप से वाष्प सल्फर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, वाष्प सल्फर में। कब, 444 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो अब इन दोनों की आपको केवल एक ही अवस्था में, ये तो पूर्ण रूप से किस में बदल गया, द्रव में, सॉरी वाष्प में, तो अब केवल वाष्प अवस्था ही बचेगी, द्रव अवस्था यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो लिखना आगे 444 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 444 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव सल्फर या फिर द्रव गंधक वाष्प गंधक में बदल जाता है, वाष्प सल्फर में बदल जाता है और वाष्प सल्फर उड़ जाता है, और वाष्प सल्फर उड़ जाता है, और पीछे 3 प्रावस्थाएं ही साम्य में रहती है, और पीछे 3 प्रावस्थाएं क्या रहती है, साम्य में रहती है। ध्यान रखना। देखो होगा क्या, 444 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर सल्फर वो वहाँ पे वेपराइज हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। जब भाप बन के उड़ जाएगा तो पीछे ये 3 प्रावस्थाएं आपके पास रहेगी साम्य में, साम्य में तो यही रहेगी, ये तो देखो साम्य खत्म हो गया है, तो ये साम्य में 3 प्रावस्थाएं रहती है। अब इसके लिए जो फोटो बनती है, इसके लिए जो फोटो बनती है वो देखो, जो फोटो बनती है वो देखो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई फोटो। इसकी जो फोटो है वो बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है भाई। ध्यान से देखते जाना। ठीक है भाई। ओके, बस बन गया है अपना कार्य। ये लो भाई, ये आपका इधर ठोस वाला पोर्शन, ये द्रव वाला, ये गैस वाला, और बीच में जो है आपका वो मैं लिख देता हूँ। इधर प्रेशर लिखो, इधर टेम्परेचर लिखो, ये O है। इसके लिए ट्रिपल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे पिंड भी, है ना, ध्यान रखना। एक बार बस नोमेनक्लेचर आप देखते जाओ। ठीक है भाई, चलो इसको F बोल दिया अपन ने, और जो है ये ठोस है, इधर ठोस है, इधर गैस है आपकी, इधर क्या आएगा आपका द्रव आएगा। आप तो इसको लंबा ले जाना, इसको इस टाइप से मिला देना एक बार, इन कर्व को एक बार आप चाहो तो मिला देना। ठीक है, ये लो, ओके 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 ओके, ये आपका द्रव हो गया है। चलो तो भाई, इसको कहा गया है SR का ऊर्ध्वपतन वक्र, रोम्बिक सल्फर का ऊर्ध्वपतन वक्र। ठोस तो वही है, ऊर्ध्वपतन वक्र। इसको कहा गया संक्रमण ताप, ये क्या आपका संक्रमण ताप है। ओके,
ये है आपका SM का गलन वक्र, जो आपका मोनोक्लिनिक था सल्फर, उसका गलन वक्र है। ये है आपका SL का वाष्पन वक्र, लिक्विड सल्फर का वाष्पन वक्र है। याद रखना भाई इस डायग्राम को, ठीक है भाई। ओके, ये है आपका SM का ऊर्ध्वपातन वक्र, ठीक है। ओके 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 ओके, इसको कंटिन्यू कर लेना आप। ठीक है ना, इसको आप कंटिन्यू कर लेना। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका SL है, लिक्विड स्टेट है। यहाँ पे आपका SR है, ठीक, और यहाँ पे SV है। इस एरिया में क्या है आपका SV है। यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आएगा इस पॉइंट पे 114 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इस पॉइंट पे आएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो पॉइंट है थोड़ा यहीं पे है, एक 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे आएगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई। बस ये लो काम हो गया आपका, आपका काम यहाँ पे हो गया है। यहाँ जो प्रेशर आएगा वो है 1290, यहाँ जो प्रेशर आएगा वो है 1290 ATM। इधर मिला लो आप चाहो तो, इसको थोड़ा कंफ्यूज होगा ऐसे मिलाओगे तो, ठीक है। चाहो तो मिलाना, नहीं चाहो तो मत मिलाओ। अब इसके बारे में लिख लो आप, 1-2 लाइन लिख लो। क्षेत्र कितने आ रहे हैं बताओ, इसमें क्षेत्र कितने आ रहे हैं? इसमें आपके पास क्षेत्र कितने आ रहे हैं? क्षेत्र आ रहे हैं एक तेरा AODE क्षेत्र पूरा, AODE क्षेत्र। दूसरा कौन सा आ रहा है? दूसरा आ रहा है आपके पास ODEC, ODEC क्षेत्र। तीसरा कौन सा आ रहा है? तीसरा आ रहा है AOCF हो गया, इसको जी बोल दो, ठीक है। AOBCG वक्र, ऐसे नामकरण कर दिया अपन ने। और बताओ, और ये वाला ना BOD वक्र, सॉरी वक्र नहीं, क्षेत्र क्या हो गया? क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र आ गए। वक्र बताओ, वक्र कौन कौन से आ रहे हैं? वक्र आपके पास पहला आ रहा है AO वक्र, OA वक्र। दूसरा बोलो OB वक्र। तीसरा बोलो BC वक्र। चौथा बोलो, चौथा आपका OD वक्र। OD नहीं, कौन सा है? हो गए 1 2 3, एक ये रहा, एक आपका ये रहा BD वक्र, ठीक है। ये आपके क्या हैं? वक्र हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिखना, इस तंत्र में 4 क्षेत्र पाए जाते हैं। इस तंत्र में 4 क्षेत्र पाए जाते हैं, SR, SM, SV और SL, ठीक है। चारों क्षेत्र एक घटकीय होने चारों क्षेत्र एक घटकीय होने व चारों में एक एक प्रावस्था उपस्थित होने से ये क्या होते हैं? द्विचर होते हैं। AOD क्षेत्र किसको रिप्रेजेंट करता है रे?
किसको रिप्रेजेंट करता है? एस आर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एस आर को रिप्रेजेंट करता है। देख लो, लिख लो, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है? ए ओ डी क्षेत्र, ए ओ, इसमें ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एस आर को। एस आर को प्रदर्शित करता है। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, ध्यान रखना। एस आर क्या है आपका? रोम्बिक सल्फर वाली जो ठोस प्रावस्था है उसको। ओ डी ई सी, ओ डी ई सी किसको रिप्रेजेंट करता है? एस एल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एस एल को, लिक्विड सल्फर को। ठीक है। ए ओ बी सी जी, ए ओ बी सी जो भी है जी है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एस वी को। ठीक है। और बोलो बी ओ डी, जो बी ओ डी है आपका, जो आपका बी ओ डी है, ठीक है, वो आपको एस एम को करता है। एस एम को किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एस एम को, मोनोक्लिनिक को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एस एम को ये रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, केवल एक ही प्रावस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं, एक गठकीय तंत्र है, प्रावस्था भी एक है, तो ये जो क्षेत्र हैं कौन से होंगे? द्विचर होंगे। सारे क्षेत्र कैसे होते हैं? द्विचर होते हैं। कैसे होते हैं? द्विचर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि C बराबर भी एक होता है और P बराबर भी क्या होता है? एक होता है प्रत्येक क्षेत्र में। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा होता है। इसलिए हम बात करते हैं वक्र की, तो आप लिख लेना, जो ओ ए वक्र है वो तो किसका है? एस आर का ऊर्ध्वपातन वक्र होता है। जो ओ बी वक्र है वो एस एम का ऊर्ध्वपातन वक्र होता है। ठीक है। और जो आपका बी सी वक्र है वो एस एल का, लिक्विड सल्फर का क्या है? लिक्विड सल्फर का क्या है? वाष्पन वक्र है। ठीक है। और जो बी डी है वो एस एम का गलन वक्र है। ये आप लिख लोगे। अब जो देखो यहाँ पे भी दो प्रावस्थाएं साम्य में रह रही है, दो प्रावस्थाएं साम्य में रह रही है, तो जब दो प्रावस्थाएं साम्य में होती है तो P का मान 2 हो जाएगा, P का मान 2 हो जाएगा, और C का मान 1 है। तो बताओ तंत्र कितना हो जाएगा? एक चर हो जाएगा। तंत्र कितना हो जाएगा? एक चर यहाँ पे हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है। ठीक है भाई, वक्र की बात करते हैं तो AO वक्र है, इसे SR का ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं। इस वक्र पर SR व S भी साम्य में रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? दो प्रावस्था आ गई, इसलिए ए गठ के तंत्र के लिए बताओ तंत्र कितना हो जाएगा? एक चर हो जाएगा। तो आपके पास ओ बी वक्र आ गया, ए ओ वक्र आ गया, ओ डी वक्र आ गया। ओ डी वक्र लिखा अपन ने, ओ डी वक्र लिखा, ओ डी कहाँ गया रे? हाँ, ओ डी वक्र। जो ओ डी वक्र है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये संक्रमण वक्र कहते हैं इसको। ठीक है। तो ओ डी वक्र है, ये क्या है आपका? संक्रमण वक्र। ओ ए वक्र, एस आर का ऊर्ध्वपातन वक्र, एस आर का ऊर्ध्वपातन वक्र। ओ बी वक्र किसको? एस एम का ऊर्ध्वपातन वक्र। बस केवल ग्राफ याद कर लेना, चित्र याद कर लेना, और कुछ भी आपको याद नहीं करना। बी सी वक्र, एस एल का वाष्पन वक्र। ठीक। बी डी वक्र, बी डी एस एम का गलन वक्र। जो संक्रमण वक्र आप लिख लेना भाई, कौन किस में साम्य में है, कौन किसके साथ साम्य में है, आप लिख लेना। ठीक है। एस एल का वाष्पन वक्र, वाष्पन का मतलब ये गैस अवस्था, इन दोनों के बीच में दिखा सकते हो गैस को, ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, ठोस अवस्था और ये मोनोक्लिनिक क्या होते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, ठोस और गैस। ठीक है। ऊर्ध्वपतन हो रहा है ना, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ये कर्व है। ठीक है, ये वाला ऊर्ध्वपतन को दिखा रहा है, तो आप लिख सकते हो संक्रमण ताप हो रहा है यहाँ पे। ऐसे तो लिख रहे हो। जो संक्रमण वक्र है वो किस किस को बता रहा है? एस आर व एस एम में किसको बता रहा है? एस आर व एस एम में, एस आर व एस एम में साम्य उसको बताता है। ठीक है, एस आर व एस एम में साम्य को बताता है भाई। ठीक है।
BC वक्र हो गया क्या अपना, BC वक्र अपना हो गया है, ठीक है। BD वक्र भी अपना हो गया है, BD वक्र भी अपना हो गया है। चलो OD वक्र भी हो गया है अपना, OD भी हो गया है, BD भी हो गया है। DE वक्र बोलो, DE वक्र, DE वक्र हो गया क्या, नहीं हुआ। DE वक्र जो होता है इसे SR का गलन वक्र कहते हैं। जो DE वक्र है ये क्या है, SR का गलन, ठोस ध्रुव में SR का गलन वक्र। छठा देखो, जो DE वक्र है वो क्या है, रोम्बोइडल सल्फर का गलन वक्र। अब आप ये भी दिखाती करोगे इस वक्र पे कौन क्या साम्य में है, SR और SL किस में साम्य में है, यहाँ पे ये भी लिख दिया करो, ठीक है। SR और SL किस में साम्य में है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये कितने हो गए, 6 आपके क्या हो गए, वक्र हो गए। और मित स्थायी वक्र भी इसमें होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो मित, ये तो ट्रू, ये तो क्या थे, ट्रू वक्र थे। अब मित स्थायी वक्र की बात करते हैं, जो मित स्थायी वक्र है। और मित स्थायी वक्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये रे, जो टोटल लाइन से रिप्रेजेंट करते थे वो मित स्थायी वक्र। पहला कौन सा है बोलो, पहला OF है क्या, पहला है OF वक्र। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा है बोलो, BF है। और तीसरा कौन सा है, DF है, ठीक है। पहले आपके पास OF वक्र, OF वक्र, इस पे क्या होता है बोलो, OF वक्र में क्या होता है, जो SM है, जो SM है, जो OF वक्र है, इस पे वही SR व SB साम्य में होते हैं, SR व SB साम्य में होते हैं, ध्यान रखना। SR व SB किस में होते हैं, साम्य में होते हैं, किस पे, OF वक्र पे, इस वाले वक्र पे SR और SB क्या होते हैं, साम्य में होते हैं, ठीक है। और बता दोगे आप, इस पे SL व SB साम्य में होंगे, किस पे, FB पे। सर पहले वाला बोलो, BF लिख लो भाई, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो वक्र का नाम। इस पे क्या होगा, SL व SB, देखो SL व SB, SL व SB, ठीक है। SL व SB साम्य में होंगे। तीसरा बोलो, तीसरा ये रहा DF या FD, FD वक्र। यहाँ पे क्या होगा, FD वक्र में ये होंगे SR व SL, यही तो होगा। FD वक्र में कौन कौन होंगे, SL व SB, सॉरी FD वक्र में होंगे SR व SL, SR व SL कहा था ना अपन ने, ये रहे SR व SL क्या होते हैं, साम्य में होते हैं। तो ये 3 क्या गए आपके, ये 3 क्या गए आपके, बोलो 3 क्या गए आपके, वेरी गुड। अब अपने को ट्रिपल पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, यहाँ पे त्रिक बिंदु कैलकुलेट करने हैं। तो अपने फॉर्मूला बता रखा है 1/6 इंटू P, P - 1 इंटू P - 2। P बराबर कितना है यहाँ पे, 3 प्रावस्था है गैस की, P = कितनी है, 3 है। तो क्या करोगे, 3 - 1, तो वही वापस से क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन आप 4 प्रावस्था मान के करते हो, अगर आप 4 प्रावस्था मान के करते हो तो क्या करोगे, 4 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 4 आना चाहिए भाई। इसका जो ट्रिपल पॉइंट है वो कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए, ठीक है भाई। ओके, बिल्कुल। ट्रिपल बिंदु कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं इसमें, 3 आ रहे हैं, सॉरी ट्रिपल पॉइंट कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। 3 रखोगे यहाँ पे, 3 - 1 कितना आया, 3 - 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 3 6, नहीं भाई 4 आएगा। यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 ट्रिपल पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, 3 ट्रिपल पॉइंट है, तो आप कैलकुलेट कर लेना उसको। त्रिक बिंदु है यहाँ पे,
त्रिक बिंदु कौन कौन से आ रहे हैं? पहला तो कौन सा है? पहला तो आपका है O, दूसरा कौन सा है? B, और तीसरा कौन सा है? D। ठीक है, ये 3 त्रिक बिंदु हैं, ये 3 क्या आपके त्रिक बिंदु है। त्रिक बिंदु O, इस पे क्या हो रहा है? जो त्रिक बिंदु O है इस पे SM, SR और SV साम्य में होते हैं। इस पे क्या होता है? SR, SM व SV साम्य में होते हैं। ठीक है, ओके। SR हो गया, SM हो गया, SV साम्य हो गया। B पे क्या हो रहा है? B पे बोलो SV, SL और SM, ये तीनों किसमें है? साम्य में। तो क्या लिख सकते हो B पे? SM, SL, SM, SL व SV क्या होते हैं? साम्य में होते हैं। ठीक है, अब खुद लिख लोगे अगला, अगला खुद लिख लोगे। बोलो, इस पे बोलो SR, SL और SM। D पे क्या हो रहा है? SR, SL व SM साम्य में होते हैं। ठीक है भाई, देखो देखिए आराम से मैच करो एक बार। ठीक है, वेरी गुड। एक यहाँ पे हो रहा है मित स्थायी त्रिक बिंदु और एक क्या है? मित स्थायी त्रिक बिंदु और है F वाला जो D है वो क्या है? मित स्थायी त्रिक बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? मित स्थायी त्रिक बिंदु। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? मित स्थायी त्रिक बिंदु। जो F वाला ये वाला, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो ना, त्रिक बिंदु बराबर क्या होता है? 1/6 P इंटू P माइनस 1 P माइनस 2। अब यहाँ पे 4 प्रावस्था ली गई है, ध्यान रखना। सारी प्रावस्था आ गई, SR आ गई, SL आ गई, SV आ गई, SM, चारों प्रावस्था आ गई। तो वाली पुट करोगे 4। ठीक है, तो क्या आएगा? 4/6 इंटू 4 माइनस 1 3 इंटू 2 6 कट गया, कितना आ गया? त्रिक बिंदु कितने आ गए? 4 आ गए। त्रिक बिंदु बराबर कितना आ गया? 4 आपका आ गया है। ठीक है भाई, ठीक है। ये आपका गंधक तंत्र जो है, ये आपका गंधक तंत्र जो है वो खत्म होता है। और जो आपका मित स्थायी त्रिक बिंदु है बोलो, इस पे क्या और है? इस पे SR आ रहा है, SL आ रहा है और SV। ठीक है, SR, SL और SV तीनों क्या होते हैं? साम्य में होते हैं। मित स्थायी त्रिक बिंदु पे क्या हो रहा है? SR, SL, SV साम्य में होते हैं भाई। ठीक है, साम्य में होते हैं। ठीक भाई, ठीक है। देखो ध्यान से देखो इसको, ये आपका सल्फर तंत्र रहा। अगर आप इसका इतना भी इसके बारे में लिख के आ जाते हो, कुछ भी नहीं करना, केवल ग्राफ याद करना है, केवल ग्राफ आपको याद करना है। ये तो याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ग्राफ आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर आप उसके बारे में आराम से लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो उसके बारे में। जो मित स्थायी बिंदु होते हैं उनको किससे डॉटेड लाइन से आप रिप्रेजेंट करते हो, तो देख लेना। अब यहाँ से मित स्थायी साम्य भी पता लग जाएंगे आपको, मित स्थायी त्रिक बिंदु भी आपको पता लग जाएंगे अगर ये ग्राफ याद हो गया तो। और ये ध्यान रखना, ये एरो भी ध्यान रखना आप, ये क्या रखोगे आप? एरो भी ध्यान रखोगे। ठीक है, क्या रखोगे? एरो भी ध्यान रखोगे, ये वाले साम्य वाले। तो इससे अपना आप ही पता लग जाएगा आपको कि कौन किसके साथ साम्य में है। फिर वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये वक्र भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कर लोगे। ठोस द्रव गैस, मैंने कहा रहा था ना क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ठोस द्रव गैस, अपने वाटर सिस्टम में भी क्या था? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। CO2 में भी क्या किया? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। यहाँ भी क्या किया? ठोस, द्रव और गैस। ऐसे ही किया है, क्लॉकवाइज किया है, ठोस, द्रव और गैस। अब ध्यान रखना, ठोस गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठोस द्रव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस टाइप से आप क्या बना लेना? साम्य बना लेना। आया समझ में? वेरी गुड। तो यहाँ पे अपना जो एक घटकीय तंत्र हैं, एक घटकीय तंत्र क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं अपन?
द्विघटिकीय तंत्र अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो एंड इसको उतार लो, फिर अपन पढ़ने वाले हैं द्विघटिकीय तंत्र। तो उतार लो आराम से भाई इसको।